सो क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या है? The ellipse and the circle intersect at point where the y coordinate is. क्या मतलब है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और वो भी पूरा नहीं करना। पूरा नहीं करना मतलब यानी x नहीं निकालना, सिर्फ क्या निकालना है? y। कैसे करेंगे? x एलिमिनेट करवा देंगे, दोनों सेपरेट बना देंगे। दूसरा एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा लें, आपकी मर्जी, या फिर एक काम कीजिए, दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर सब्ट्रैक्ट करवा दें। एक्स स्क्वायर एलिमिनेट होगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और देखिए फिर कौन सा आंसर सही आ रहा है। सब्स्टिट्यूट मत करवाइएगा इसलिए क्योंकि एक्स की वैल्यू तो नहीं है ना अभी आपके पास, ठीक है, सिर्फ वाई की वैल्यू है। तो क्या लिखा हुआ है? 4x स्क्वायर और प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 64। और दूसरी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 थी, ये क्या बन जाएगी? 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सब्ट्रैक्ट करवाइए, एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये बना आपके पास कितना? 4y स्क्वायर। 64 में 36 गया तो कितना बचता है यार? 28 बचा और y स्क्वायर का आंसर 7 आ रहा है और फिर स्क्वायर रूट लिया तो क्या आंसर आ रहा है? प्लस माइनस अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ऑप्शन देखिए 2.65 बी या डी, एग्जैक्टली कौन सा है? डी 2.65 अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस आंसर आ क्या रहा है इसका? अंडर रूट चेक कर लें। यस 2.65 ही होगा बिल्कुल। एग्जैक्टली 2.65, ठीक है। सो ये आंसर आया है और अगला देख लेते हैं 20th। एसेंट्रिसिटी निकालिए बी है, करने की जरूरत तो नहीं है इसका मतलब मुझे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग करें इसको, कंपेयर करें, रिड्यूस करें। अच्छा 21 मैं जरूर करूँगा। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इसका बी ऑप्शन है, ऐसी एसेंट्रिसिटी 4/5 है, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ मैं 21 करूँ, यानी इसका मतलब दिस इज ऑप्शन बी। 21 में क्या सूरत हाल है? 21 में जो आपसे क्या कहा जा रहा है? एक एलिप्स दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो ए बी और सी निकालें, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई कितना होता है? 2c। बाय 2c के लिए c निकालते हैं। रिड्यूस कीजिए, 12 से डिवाइड किया तो बना x²/4, ये बना y²/3 और ये बना 1, तो ये आ गया a², ये आ गया b²। रिलेशन यूज कीजिए, एलिप्स के लिए a² - c² होता है, यानी c² बराबर होगा a² - b², यानी कि 4 - 3 यानी कि 1। 1 का मतलब अगर आप स्क्वायर रूट भी ले लें तो प्लस माइनस में यानी कि 1 ही आएगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा? 2c। 2c का मतलब 2, डिस्टेंस फोकाई 2 यूनिट्स बिटवीन फोकाई। चेक कर लीजिए सी ऑप्शन। 22 eccentricity of hyperbola when length of lattice rectum is double D होना चाहिए, double the transverse axis। तो क्या मतलब है इसका कि किसी भी हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का मतलब 2b²/a डबल ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ना, ये तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। डबल ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब 2 टाइम्स 2, ठीक है। तो इसको हम मूव करवाइए। अच्छा a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b² और ये बनेगा कितना? 2 तो कैंसिल हो गया ना, या नहीं? ये वाला 2 इस वाले 2 से गया, दूसरा 2 बच गया और ये बन गया 2a²। अच्छा निकालना क्या है? एसेंट्रिसिटी किस तरह गई तो इसको लास्ट क्लास में करवाया था। क्या करें? सब कोशिश करें सीखें।
कोशिश करें या तो ई ले आए, ई नहीं आता तो कोशिश करें सी और ए ले आए, ताकि सी और ए हो तो सी अपॉन ए लाया जा सके। चलिए करते हैं रिलेशन हाइपरबोला के लिए। हाइपरबोला के लिए रिलेशन था सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसके लिए? हाइपरबोला। चलिए कर लें, बताइए क्या बनेगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यार ये सी स्क्वायर यहाँ बचा, ये बना 3a स्क्वायर। चाहिए क्या सी अपॉन ए, ए को यहाँ भेजते हैं तो क्या बनेगा? सी अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ई की वैल्यू कितनी मिल गई? होनी भी चाहिए थी। क्यों? और हाइपरबोला इज सेकंड इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 1 है। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। ये प्लस माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्यों? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होते हैं। खैर ऑप्शन ऐसा है क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स व्हेन मेजर एक्सिस यानी कि a, दोबारा सोच लो, मेजर एक्सिस 2a, ठीक है, 2a इज इक्वल टू 4 तो a इज इक्वल टू 2 एंड माइनर एक्सिस अलोंग x एक्सिस यानी y का डिनोमिनेटर 4 आएगा। y का डिनोमिनेटर 4 आना चाहिए। क्या ख्याल है? y का डिनोमिनेटर 4 तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है भाई, तो ये मेजर एक्सिस नहीं होना चाहिए, ये सेमी मेजर एक्सिस होना चाहिए। अगर 16 वाला ऑप्शन हम सही मान लें तो डी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन तब सही है जब मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 4 नहीं है बल्कि सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 4 है। तो इस मेजर एक्सिस के लफ्ज के साथ आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन कौन सा है? 23। तो इसमें आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ये लिखना है, बल्कि मैं इसको रेड से लिख दूं, ये करेक्शन है यहाँ पे। सर पीछे 23 को बी लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? नहीं मेरा नहीं है। आपको लगता है बी होगा? कैसे? माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स का डिनोमिनेटर छोटा होगा, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होता है। आई डोंट नो b क्या है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कम से कम a के बारे में इंफॉर्मेशन है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर मैं मेजर एक्सिस मान लूं उसको, तो अगर मेजर एक्सिस 4 है, 2a 4 है, तो a होना चाहिए 2 और y स्क्वायर अपॉन 4 होना चाहिए। मुझे नहीं पता एक्स स्क्वायर के नीचे क्या होगा, जो भी होगा 4 से छोटा होगा अगर मैं इसी के मुताबिक, लेकिन y स्क्वायर का डिनोमिनेटर 4 कहीं पर भी नहीं है। क्या है? हाँ हाँ, कैसे हो सकता है? क्या इसका मेजर एक्सिस 4 आ रहा है? सिर्फ इतना बता दो, मतलब a की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आ रही है या नहीं आ रही। और दूसरा ये है, मसला ये देखो, यहाँ पर ये इस बात का फैसला नहीं होगा कि मतलब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे बड़ा होने से फैसला होगा कहाँ पे माइनर एक्सिस है, कहाँ पे मेजर है। तो माइनर एक्स है तो एक्स का डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब इन सारे ऑप्शन से बहस कर लेता हूँ मैं। ऑप्शन ए तो वैसे ही नहीं हो सकता, बताइए क्यों? ऑप्शन ए और सी तो वैसे ही नहीं हो सकता, द रीजन इज माइनस है। ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे y का डिनोमिनेटर छोटा है। कैसे? ये 4 नीचे जाएगा क्योंकि जो भी होता है y स्क्वायर अपॉन समथिंग होता है, तो ये 9 अपॉन 4 बनेगा, जो कि बनेगा 2.25 2.25 से छोटा है या नहीं? तो इसका मतलब ये तो माइनर एक्सिस y पे बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? इसको आंसर की में भी सही कर ले जरा आप लोग। डी ऑप्शन भी सही है, क्वेश्चन को भी सही करना है। क्या है क्वेश्चन बेटा? सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज नॉट मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। तो जल्दी से बताओ ये कितना है? 2a किसके बराबर है? 2a नहीं सॉरी, सेमी मेजर एक्सिस है। कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी एंड माइनर एक्सिस क्या दिया हुआ है? x, ठीक है। देयरफॉर मेजर एक्सिस कहां पे होगा? अलोंग y, ठीक है। तो इक्वेशन विल बी, क्या इक्वेशन होगी? y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, आई डोंट नो कि b क्या है, लेकिन मुझे एक बात तो कंफर्म पता है कि जो भी है छोटा होगा ये। अच्छा, और y का डिनोमिनेटर बनेगा 4 का स्क्वायर कितना?
16 और b स्क्वायर जितना भी होगा, b स्क्वायर मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन ये 16 से छोटा होगा, ये मुझे पता। ठीक है, ये मुझे पता। तो इस तरह से ऑप्शन डी ही सही बैठ रहा है यहाँ पे। इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए ऑप्शन डी ही सही है, जो कि क्या है, x स्क्वायर अपॉन 3 और y स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑप्शन बी भी इलिप्स है, लेकिन ये वो वाला इलिप्स नहीं है जो कंडीशन यहाँ पे दी है। मेजर एक्सिस एक्स इसका पड़ रहा है। आगे चलो, पैराबोला कौन बताएगा भैया? क्यों? हाँ नहीं ठीक है, लेकिन सोच समझ के देखो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन है, फोकस कौन सा एक्सिस पर है? एक्स। तो मेजर एक्सिस, मेजर तो होता ही नहीं है, एक्सिस कहाँ पर है इसका? वाई एक्सिस। कहाँ पर है? फोकस हमेशा एक्सिस पर होता है, तो ये फोकस कहाँ पर है? तो एक्सिस भी कहाँ होगा? एक्स पर। फोकस हमेशा एक्सिस पर होता है। एक्सिस होती ही वो लाइन है जो फोकस से पास हो रही हो, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो। तो फोकस ऑलवेज लाइज ऑन क्या? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये बात मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इस बात का अंदाजा रहे, और इसमें आपको कोई गलती नहीं है, इसकी इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हुई नहीं इस तरह। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि वर्टेक्स ओरिजिन और फोकस। अच्छा, फोकस के पता होने से दो बातें पता चली। पहली बात तो ये A0 है, तो पहली बात तो A मिला, और दूसरा फोकस को देखते हुए पता चला कि एक्सिस ऑफ पैराबोला is along x-axis, parallel link along x-axis. Therefore, its equation will be y square is equal to 4ax. वैल्यू पुट कर दो, आंसर बता दो। 4 3 जा, ठीक है। और आप डी ही बोल रहे थे। अच्छा, 25 पर आ गए जनाब। डी ऑप्शन, ये मैंने बताया भी था अलग से। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोलास की प्रूफ करना है क्या? इसको करने की जरूरत है। अगर एक की सेंट्रिसिटी c अपॉन a है, तो उसके कॉन्जुगेट की सेंट्रिसिटी c अपॉन b होगी, क्योंकि जो उसका मेजर एक्सिस है वो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, वो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो हो जाएगा। आगे चलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे भाई सॉल्व कर लो, या फिर क्या कर लो, या फिर क्या कर लो, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करवाओ, y निकालो, आपकी मर्जी, या फिर सेटिस्फाई करवा रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर एलिमिनेट होगा, y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो फिर मिडिल टर्म ब्रेक करवा के देख लें क्या हो सकता है। मेरा ख्याल है कि हो जाएगा यहाँ पे काम, कोई इतना बड़ा मसला लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो कर लोगे खुद या मैं कर दूँ? सर इसके दो आंसर आ रहे हैं, इसके दो आंसर दोनों ऑप्शंस हैं। हाँ तो दोनों में कोई भी सही हो सकती है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हाँ, आंसर की में ए लिखा हुआ है लेकिन बी भी करेक्ट आंसर है। आप चेक कर लें, इसको वेरीफाई करवाते हैं। कौन सा ऑप्शन कह रहे हो तुम? आंसर इसका ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। लेट मी चेक। 8 सी तो नहीं आ रहा इसमें। सी नहीं है, ए बी। ए और बी भी आ रहा है तुमके? सिर्फ ए बी। अच्छा, बी हो सकता है अगर, लेकिन बी हम ले ही नहीं सकते यहाँ पे। उसकी वजह ये कि हमने जितना भी काम यहाँ पर किया था एनालिटिक ज्योमेट्री में, कहीं पर भी कोई इमेजिनरी आंसर, इमेजिनरी नंबर नहीं आया था। यानी हमारी डोमेन रेंज में कंडीशन ही यही लगा करती थी कि इमेजिनरी ना हो, तो इमेजिनरी सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सिस्टम ऑफ इमेजिनरी नंबर हमारे कोर्स में नहीं है। तो अगर ये ऑप्शन सही भी है, सेटिस्फाई भी हो रहा है, तो स्टिल दैट कांट बी आवर आंसर। ठीक है, या आंसर आ सकता है तो हम उस पर काम ही नहीं करते, तो इस तरह का काम हमारे पास है ही नहीं है, हमारे डोमेन में ही। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। सेमी लैटिस रेक्टम, अरे यार सेमी लैटिस रेक्टम क्या होता है भाई? किसका? पैराबोला है, पैराबोला, ध्यान रखो। कैसे कह सकते हो पैराबोला? एक तो लिखा हुआ है, ना भी लिखा होता तो एक क्वाड्रेटिक और दूसरा तो सिर्फ लीनियर। ओके, अच्छा मसला ये है कि जनरल फॉर्म है, तो क्यों ना इस जनरल फॉर्म को उस जनरल फॉर्म में पहले लिख दिया जाए जो हम जानते हैं।
सेमी लेटर सेक्टर मैं पहले बता दूं क्या होती है। पैराबोला की लेटर सेक्टर होती है 4a, चाहे जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो। लेटर सेक्टर क्या होती है, तो एक्चुअली आपने 2a निकालना है, 4a का आधा कर देना, चलो ऐसे कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 स्टार्ट करें। 27 क्या लिखा है, y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 किसके बराबर है, 0 के। आई y वेरिएबल्स एक तरफ, x वेरिएबल्स एक तरफ, तो y स्क्वायर माइनस 2y ये बना माइनस 4x और ये बना माइनस 3। अब बताइए क्या करें, स्क्वायर कंप्लीट y का, तो मेरा ख्याल है 1 इज मिसिंग, प्लस 1 बैलेंस करने के लिए प्लस 1। अब क्या करूं, y माइनस 1 का होल स्क्वायर और वहां से माइनस, चलो पहले लिख दूं मैं, अब निकालो माइनस 4 कॉमन जबरदस्ती का, क्यों कह रहा हूँ जबरदस्ती का, कॉमन आ नहीं रहा, 2 आ रहा है 4 नहीं आ रहा, लेकिन निकालना है। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1/2, जनरल फॉर्म में पूरी तरह रिड्यूस करें, अभी कर देते हैं y माइनस 1 का स्क्वायर 4 टाइम्स माइनस 1 और दिस इज गोइंग टू बिकम x माइनस माइनस 1/2। क्या ख्याल है, कंपेयर भी कर दें, y माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h। कुछ और भी मालूम करना होता वो भी कर लेते, क्योंकि h k और a सब मिल गया, a मिल गया -1, h k मिल गया 1, a मिल गया -1 और h मिल गया -1/2, सब कुछ मिल गया। लेकिन यहाँ पे लेटर सेक्टम और वो भी आधी, तो मैं लिख देता हूँ सेमी लेटर सेक्टम बराबर होगी किसके, नॉट ओनली दैट के बराबर होगी 4a के, बल्कि बराबर होगी 4a अपॉन 2 के। बेटा 4a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 इंटू -1, और क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो माइनस खत्म हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 2। आंसर क्या मिल रहा है, बोलो बेटा 2 है, ऑप्शन है, बोलो। लेकिन इसका आंसर क्यों है डी आ रहा है? कोई गलती तो नहीं की है, हो सकता हो जाए, हो मिस्टेक इसमें ऐसी बात है। क्वेश्चन 28। अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने, सॉल्यूशन में अगर कोई झोल है तो बता दे, मेरा ये ख्याल है x को कोएफिशिएंट ही -4 है तो पता ही चल रहा है, तो इसमें गलती हो नहीं सकती, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे चलने का मतलब है 28 में अब क्या कहा जा रहा है आपसे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू x, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। ए बी सी अब वो नहीं है जो आमतौर पे मतलब होते हैं, तो ये कोई भी नॉर्मल अल्फाबेट्स हैं, पैरामीटर्स हैं। अच्छा कहा क्या जा रहा है, passes through these 3 points the value of a plus b plus c is equal to dash। यूनिक क्वेश्चन, दरअसल सिंपल अलजेब्रा है। अगर ये पैराबोला 0 पॉइंट से पास हो रहा है तो इन तीनों पॉइंट्स को चाहिए कि इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। हाउ करवाएं सेटिस्फाई, पहला पॉइंट कौन सा है, कहा गया -4 और 7 में प्रॉपर कर दूं ना, मैं इतना सारे स्टेप्स करूंगा, तो बताएं इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर मैं इसको वन का नाम दूं, ये कैपिटल लूँ, सही है, प्लस 7b प्लस c इज इक्वल टू -4। इक्वेशन 2 बताइएगा। 5 11 ये बनेगा जी बिल्कुल 121a प्लस 11b प्लस c है ना, और 5, बहुत अच्छी बात। और फिर तीसरा पॉइंट विच इज a देन 1, देयरफॉर ये क्या बनेगा, अच्छा सिर्फ 1 है तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, तो पहले तीसरे पॉइंट से सेटिस्फाई करवा देता हूं, क्यों, इट इज गिविंग यू द वैल्यू व्हिच इज रिक्वायर्ड, बिकॉज़ a b c अलग चाहिए ही नहीं, यहाँ तो a प्लस b प्लस c निकालने को बोला था, तीसरे पॉइंट से आ गया। मैं जिस तरह से करता हूँ, मैंने गौर ही नहीं किया तीसरे पॉइंट पे, मैंने एक एक करके किया, तो मेरे ध्यान में ऐसा कि मैं तीनों को फिर साइमल्टेनियसली या कुछ इस तरह से करूंगा कि a प्लस b प्लस c आ जाए, डायरेक्टली आ जाए, बहुत ही अच्छी बात सर है। ऐसी क्वेश्चन जब आते हैं इसको जल्दी आप फास्ट से क्या सॉल्व करते हैं, ये एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन, तो क्या हम ए
a को जैसे 8 इक्वल a इक्वल्स 8 माइनस b माइनस c देखो करेगा ऐसा कर सकते हो कि a और दो इन दोनों में a को सेम बना सब्ट्रैक्ट करो a कैंसिल होगा इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा है इन दोनों में a को सेम बनाओ सब्ट्रैक्ट करवाओ a कैंसिल होगा b और c की दूसरी इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 5 फिर इक्वेशन 4 और 5 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो b और c मिलेगा जो कि लीनियर होगी तो आसान जल्दी हो जाएगा अब b और c बन जाए तो फिर किसी भी एक को पुट कर देना है ठीक है और b और c को सॉल्व करने के लिए भी यूज एलिमिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन आपकी मर्जी ठीक है क्योंकि लीनियर है तो ये कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं हमारे लिए कि कैसे हो जाता है क्वाड्रेटिक हो तो फिर होगा जनाब 29 मैं अभी इसी वक्त बता देता हूँ आपको ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे सवाल था ना कि रेक्टेंगुलर हो तो एसेंट्रिसिटी अंडर रूट 2 होती है तो अब अगर अंडर रूट 2 है तो हाइपरबोला में क्या होगा एसेंट्रिसिटी क्या होगी अंडर रूट 2 तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पहला ऑप्शन अब लोग कहेंगे हाँ सही है x और y का डिनोमिनेटर सेम है ये तो एलिप्स भी नहीं है हाइपरबोला तो दूर की बात ये तो सर्कल है और ऑप्शन बी और सी तो हो नहीं सकता तो बचा क्या ऑप्शन डी क्या बचा ऑप्शन डी ठीक है क्योंकि एसेंट्रिसिटी से पता चल गया कि ऐसा हाइपरबोला है जो रेक्टेंगुलर है और इत्तेफाक की बात है कि हमारे पास चारों ऑप्शन में हाइपरबोला था ये तो हमारे लिए तो बहुत आसान है बताना कि ये डी ऑप्शन सही होगा अगर ज्यादा हाइपरबोलास होते तो फिर वो हाइपरबोला सही होता जो रेक्टेंगुलर होता जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट 1 आता और दोनों का साइन मुख्तलिफ होता वरना वो सर्कल बन जाता वो साइन सही होता ठीक है सही है या नहीं तो अभी तो जो ऑप्शन डी सही है आसान है बताना अच्छा ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ना इसको जरा देखें डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दिया हुआ है तो फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स का क्या डिस्टेंस होता है मैं आपको बताता हूं ये है फोकस ये है डायरेक्ट्रिक्स फोकस का डिस्टेंस कितना है a नहीं सॉरी ये वो है हाइपरबोला है ठीक है पैराबोला तो नहीं है हाइपरबोला है तो ये किसके बराबर है इसका कोऑर्डिनेट होता है c0 होता था या नहीं भाई सेंटर से फासला फिर अगर जनरल फॉर्म है तो भी सेंटर से फासला c यूनिट होगा क्योंकि अगर पूरा शिफ्ट हो रहा है तो वो ओरिजिन के हिसाब से c प्लस h बन रहा है या c प्लस k बन रहा है लेकिन सेंटर के हिसाब से फासला अभी भी c है ठीक है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन याद है a अपॉन e क्या इक्वेशन होती थी तो डायरेक्ट्रिक्स का फासला कितना है a अपॉन e बोलो बेटा तो अब बताओ मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है ये दूसरी इंफॉर्मेशन कह रही है कि फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से फासला यानी दे आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स तो ये बताएगा डिस्टेंस कितना होगा गुड ये बनेगा c minus a upon e which distance is this is the distance between focus and क्या डायरेक्ट्रिक्स ठीक है अच्छा अब c की जगह अगर हम चाहें तो क्या पुट कर सकते हैं a क्या ख्याल है आपका e की वैल्यू पता है इसलिए ठीक है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है एक्चुअली तो e की वैल्यू पुट करना और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 2 e की वैल्यू पुट करना सॉल्व करो a निकल आएगा और जब a निकल आएगा तो मसला हल हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो जितना a होगा उतना ही b होगा तो ये क्वेश्चन अगर वही मैं जो दूसरी बात कर रहा था ना आपसे कि अगर चारों ऑप्शंस हाइपरबोला होते और करीब करीब के होते जैसे होते प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता तो फिर हम पूरा सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा 29 तो 29 में ये वर्किंग है आई बात समझ में आपको ये हाइपरबोला का डिस्टेंस फोकस का डायरेक्ट्रिक्स का क्योंकि इसकी इक्वेशन होती है x a upon e और फिर फोकस होता था क्या c0 ठीक है और c अगर मतलब h के है तो c plus h और k और ये भी h और k तो सिर्फ c यूनिट का ही फर्क आ रहा है ठीक है अच्छा और ये वाला डिस्टेंस निकालना है दिस इज द डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट जो मैंने दिया हुआ है √2 e की वैल्यू कितनी है e बराबर √2 के तो a मिल जाएगा वैसे a कितना मिलेगा निकालें कितना मिलेगा 1 क्यों ये √2 बनेगा 2 तो 2a माइनस यहां बिल्कुल से √2 से √2 कैंसिल तो a मिलेगा कितना 1 और क्योंकि हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है हाइपरबोला कैसा है रेक्टेंगुलर देयरफॉर b भी किसके बराबर है 1 के और इक्वेशन क्या बन जाएगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²
इज इक्वल टू 1, या हो सकता है y पॉजिटिव, वो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बात मेंशन नहीं हो रही कि कौन सा एक्सिस है ट्रांसवर्स, कौन सा एक्सिस है। आप कहेंगे सर आपने एक्स एक्सिस दिया, तो वो तो मैंने सिर्फ ये डिस्टेंस निकालने के लिए किया था। यही काम अगर y एक्सिस पे होता तो 0c होता, y इज इक्वल टू a अपॉन e होता, लेकिन डिस्टेंसेस तो वही आते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस से कोऑर्डिनेट्स का ताल्लुक नहीं होता, डिस्टेंस डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शंस, यार अभी भी x पॉजिटिव ही है, a और b दोनों 1 है, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ख्याल है, वैल्यू पुट कर दी, पूरा सॉल्यूशन भी कर ही दिया इसका। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यार ये तो बहुत ही आसान है, कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करना और x की जगह 2 पुट कर देना, कर लोगे खुद, दिस इज योर होमवर्क। कौन सा, आगे चलो, midpoint of the perpendicular from the focus to the directrix is called what, क्या कहलाता है, ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान का मिड पॉइंट, यानी क्या कहलाता है, वर्टेक्स, ठीक है। क्यों कहलाता है वर्टेक्स, क्योंकि हर कर्व के बारे में मैंने कहा था पैराबोला से मिलकर बनती है, और पैराबोला की डेफिनेशन थी, तो इसके हर पॉइंट पे जिसमें वर्टेक्स भी शामिल है, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से फासला बराबर, ठीक है। चलो खैर 32, the double coordinate drawn through the focus of a parabola is called, coordinate means equal to coordinate x ऐसा क्या होता है, x coordinate, coordinate means y coordinate, coordinate का क्या मतलब है, y coordinate। सो कहा जा रहा है कि वो परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो, फोकस से पास होना थ्रू द फोकस, और डबल हो उसका y कोऑर्डिनेट, किसका डबल हो, जाहिर है x कोऑर्डिनेट का, तो फोकस का x कोऑर्डिनेट तो a होता है, फोकस का x कोऑर्डिनेट a होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट जब डबल होगा तो y कोऑर्डिनेट 2a, और 2a जाहिर है अगर ऊपर है तो 2a और 2a कितना बना 4a, तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, लैटिस रेक्टेंगल, ठीक है। चलो आगे चलो, इसका फोकस निकालना है बेटा। सबसे पहले इसका एक्सिस बताओ कौन सा, एनालिसिस वगैरह नहीं कर रहा वैसे का, कौन सा, बाय एक्सिस, तो 0a बनेगा, नहीं 0 माइनस a बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सी ऑप्शन, समझ गए ना सब लोग। अच्छा अगला 34, क्या सूरत है आज, सेमी माइनर एक्सिस, a छोटा है b से, अब जान की घुमाने के लिए, हाँ मैं क्या कह रहा था आपसे, a छोटा है b से, तो मेजर एक्सिस अब b को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो माइनर एक्सिस क्या हुआ a, माइनर एक्सिस क्या हुआ, जो छोटा होता है माइनर होता है ना, a छोटा है तो a माइनर है, और सेमी माइनर एक्सिस है तो a है, और इसी तरह इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस पूछी गई है, तो भाई a बड़ा है, b छोटा है, बोलो, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या बनेगी 2b, यानी b, लेकिन यहाँ लेंथ नहीं पूछी, इक्वेशन पूछी है, हाँ तो स्टैंडर्ड है ना ये, तो माइनर एक्सिस होगा y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला dash every chord of the hyperbola which passes through it, bisects, आधा कर देते हैं सेंटर के, हाइपरबोला एलिप्स और पैराबोला का सेंटर नहीं होता, सर्कल को भी किया जाता है, जो सेंट्रल कोनिक्स होते हैं इनमें मामला ये होता है कि जितने ये सेंटर से इस तरफ है उतने ही राइट पर है, जितने ऊपर है उतने ही नीचे है, और सिर्फ इनकी कोनिक्स की बात नहीं होती, इनके हर पैरामीटर में ऐसे होता है कि जितना सेंटर के एक तरफ है उतना ही सेंटर के दूसरी तरफ है, और कॉर्ड्स भी ऐसे होंगे, यानी अगर हाइपरबोला की कोई भी कॉर्ड में बनाऊं जो हाइपरबोला को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही हो और क्या हो सेंटर से पास हो रही हो, तो सेंटर उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको, ठीक है। अब इसके बाद
इसमें मुझे बनानी चाहिए। अगला ट्रांसवर्स एक्सिस पूछा जा रहा है जी, इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव है, ट्रांसवर्स पूछा है सर। राइट जनाब, पैरेलल टेंजेंट्स टू दिस इलिप्स, वो इलिप्स वो टेंजेंट जो इस इलिप्स पर क्या हो बेटा, पैरेलल हो, उनकी इक्वेशन क्या होगी, उनकी इक्वेशन क्या होगी? बहुत ही आसान, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते थे सी स्क्वायर आता था। तो जब सी निकालोगे तो क्या दो वैल्यूज नहीं आएंगी सी की प्लस माइनस? जब सी की दो वैल्यूज आएंगी तो टेंजेंट भी क्या आएंगे, दो नहीं आएंगे क्या? एम तो सेम रहेगा, पर किस पे पड़ा, सी पर, सी तो कांस्टेंट है, स्लोप सेम हुआ है नहीं, तो दोनों पैरेलल टेंजेंट बने, वो लोग बने, दो टेंजेंट है, स्लोप सेम है तो पैरेलल बने, और सी मुख्तलिफ है तो कांस्टेंट, ठीक है। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो आपको पता है, इसको मैं लिख देता हूँ, मतलब करवाने वाली तो इसमें कोई बात है नहीं। 38 भाई, एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, टेंजेंट होता है इज टेंजेंट इफ क्या, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ज़्यादा दोनों में r नहीं आएगा, दोनों के साथ r नहीं आएगा, एक के साथ a और एक के साथ, क्योंकि a भी होता है इसमें स्क्वायर रूट लेते तो c की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे c है, ये क्या बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और देयरफॉर इक्वेशन विल बी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? और दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? जस्ट वन डिफरेंस, हाइपरबोला है तो बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, इसका भी ऑप्शन यही सही है। इस साइड का स्टडी निकालो सीएस क्यों सी क्यों, क्योंकि वो ए बाहर लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। व्हाट अबाउट 40? बस क्योंकि ये तो डेफिनेशन थी कि पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है, ठीक है। 39 पे मैं चाहता हूँ कि आपको बताओ, तो 39 पे दिया, इसी के साथ वाइंड अप। अच्छा, जो इसके मैंने आपको गलत आंसर मिले वो सही कर लीजिएगा, आंसर की में भी सही कर दीजिएगा, ताकि बाद में हम रिवीजन करें तो आपको पता हो। जो लोग ऑनलाइन है उनको पिक्चर चाहिए होगी, मैं पिक्चर ले लूँ कि अब हमारा सेकंड ईयर सिर्फ एक चैप्टर बचा है, और क्या चैप्टर बचा है, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर में क्या होता है, 3 डायमेंशनल। अब अभी तक हम जितनी भी एनालिटिक ज्योमेट्री है, जो भी काम कर रहे हैं वो सब क्या है, 2 डायमेंशनल है। और वेक्टर में क्या होता है कि हम यूँ समझ लें, टू सम एक्सटेंट हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं 3 डायमेंशनल। अच्छा, इसमें होता है काम किस तरह से होता है, देखिए जाहिर है z एक्सिस भी है, जो मैं बना नहीं सकता, सिर्फ डिस्कस ही कर सकता कि वेक्टर अलजेब्रा जो भी हमारे पास है, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकली एडिशन यानी हेड टू टेल रूल वगैरह जो है ट्रायंगल वो नहीं हो रहा। हमने जिस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग अलजेब्रिक मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, उसी तरह इनमें भी ये काम करना है कि अलजेब्रिक मेथड, नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के काम करें। तो ये सारा काम हम लोगों ने किस तरह से किया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर है ये 9 है ना, सेकंड ईयर का, ठीक है। जो है हमारे पास क्या, वेक्टर्स, बस ये याद रखिए कि ये 3 डायमेंशनल। तो बिल्कुल वही चीज़ है, बल्कि उससे ज़्यादा चीज़ें जो आपने अभी चैप्टर 2 चैप्टर 3 में स्ट्रेट लाइन में पढ़ी हैं, वो चीज़ें अब आप 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस, हम लोग 2 डायमेंशन में कहते हैं एक्स हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल, ऐसा नहीं, मतलब 3 डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो होता क्या है
कि ये जो एक्सेस होता है ना, ये एक्सेस, ये एक्सेस तो बाहर मतलब मैं तो नहीं बना सकता इसको, कैसे बनाऊं? टेढ़ा करके बना तो दूंगा, लेकिन वो टेढ़ा करने का मतलब ये एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, और ये कौन सा है? यानी वर्टिकल एक्सेस जेड है, ये ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाई है, और ये जो आगे की तरफ आ रहा है ये है एक्स, पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव जेड होगा, और लेफ्ट की तरफ, ठीक है? तो ये सूरत है आज। फिर पॉजिटिव है राइट पे होता है। हाँ बिल्कुल, जाहिर पॉजिटिव एक्स और राइट होता तो बोलेंगे, ठीक है? और चौथा है, अच्छा वो राइट लेफ्ट में मैं इस तरह खड़ा हुआ था कुछ नहीं शायद, ऐसे देखो, ये हो गया जेड एक्सेस, ठीक है? ये हो गया आपका वाई एक्सेस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सेस। जो मैं यू बना, ये हरगिज यू नहीं है, बिल्कुल भी यू नहीं है, बस आप समझ नहीं पा नहीं सकते, ठीक है? तो ये एक्स है जो आगे की तरफ आ रहा है, और जाहिर है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसमें कोई शक नहीं। और इस एक्स को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है? यानी ये परपेंडिकुलर है, और ये तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, और जहाँ तक इसकी बात है तो ये भी, यानी तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी यूँ समझ लो कि तीन मुख्तलिफ सरफेसेस है, प्लेन्स जिसको कहते हैं। 3D का मतलब 3 प्लेन्स, यानी एक प्लेन है ये वाली सतह, ये जमीन, ये है एक्स और वाई प्लेन, या तो मैं इस तरफ जा सकता हूँ, इस तरफ। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो फिर ये जेड भी आ जाएगा इसमें, अगर एक्स वाई में मूव करना है तो जमीन पे मूव करना, ठीक है? इसी तरह ये बोर्ड है, ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये कौन सा प्लेन है? ये है जेड और वाई, वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन? या तो आप इसको वर्टिकली फिल कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली फिल कर सकते हैं। तो एक है एक्स वाई प्लेन, एक है वाई जेड प्लेन, और एक है जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन कौन सा होगा कुछ सोचो, जहां पे आपके पास आप आगे जा सकते हैं, लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, आप या तो आगे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं, ये वाली दीवार ऐसे ही है, या तो आप आगे जा सकते हैं, आगे का मतलब एक्स एक्सिस, या पीछे जा सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, या ऊपर नीचे जा सकते हैं, या तो वर्टिकली मूव करें या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, लेफ्ट राइट वरना वाई भी आते हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ प्लेन, समझ आया आपको? ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, अब जाहिर है 3D में बात कर रहे हैं, 3D में बात कर रहे हैं, मतलब चश्मा लगा के, ठीक है? क्या होगा यहाँ पे? ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0 0 0, a point on x axis, a point on x axis, जनाब क्या बनेगा? x 0 0, जो पॉइंट x एक्सिस पे होता है वो सिर्फ आगे, ना ऊपर है ना लेफ्ट राइट पर है, तो उसके बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 है। व्हाट अबाउट y? 0 y 0, वेरी गुड। मैंने कहा ना आपको कि बस जो जो पढ़ा था उसको आप 3D में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, ज्यादा आ रहा है कोऑर्डिनेट्स। व्हाट अबाउट z? बिल्कुल सही। अब ये क्या था? पॉइंट, और ये तो नजर आ रहा है, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स, अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स, अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, अ पॉइंट ऑन z एक्सिस। अब अ पॉइंट ऑन xy प्लेन, xy प्लेन, xy प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? x y 0। अभी भी मैंने बताया ऐसा क्यों है, या तो आप आगे जा सकते हैं या लेफ्ट राइट पे जा सकते हैं, हाइट नहीं है, वरना हाइट भी तो 3D ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पॉइंट भी 3D आएगा, पॉइंट यानी यहाँ पे बीच में कहीं आएगा, रूम में कहीं पर आएगा। ये कैमरा जहाँ पे लगा हुआ है 3D है, क्यों? इसका वर्टिकल डिस्टेंस भी कुछ है ना, लेफ्ट राइट पे भी जाहिर है, मतलब अगर वो पॉइंट ओरिजिन है, अगर वो जो कोना है दीवार का नीचे वाला वो ओरिजिन है, तो ये इससे थोड़ा सा राइट पर भी है, आगे भी है, और थोड़ा सा ऊपर भी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तीनों आ रहे हैं। तो ये ना किसी सरफेस पे नहीं है, किसी सतह पर नहीं है, उन सतह के बीच में है, तो ये सही मानों में 3D है, इसके कोऑर्डिनेट्स 3D है। यानी अगर मैं इसको 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, वो 3.2 इसकी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और 1 2 3 4 5 6.2 इसका वाई कोऑर्डिनेट है। सपोज कर लो 6 डिवीजन बने हुए पहले से, है ना, और ये एक डंडा इसका जो है वो जेड एक्स है, ऐसा हो गया ये। तो ये होता है 3D। तो मैं भी 3D की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, मैं भी प्लेन्स की बात,
ये समझ आएगा तो क्या होगा कि YZ प्लेन में क्या होगा जी बताइए 0 YZ। व्हाट अबाउट ZX प्लेन या XZ एक ही बात X 0 और Z ठीक है ये बात पूछी जाती है आपको पता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का भी थोड़ा सा आइडिया अगर आपके पास ये एक पॉइंट आया ठीक है ये एक पॉइंट आया उस ओरिजिन से तो आप करोगे क्या 3D पॉइंट आया मतलब किसी सतह पर नहीं है सतह पर है तो फिर तो बड़ा आसान है ना क्योंकि 2 डायमेंशन पे काम करना हमें आता है चाहे वो कोई भी मतलब एक बोर्ड उठा के मैं यहाँ लगा दूँ तो भी आप इस पे काम कर सकते हैं जमीन पे बिछा दो तो भी इस पे काम कर सकते हैं सतह पे एक सरफेस पे प्लेन पे हमें काम करना आता है प्रॉब्लम है इसका 3D तो हम क्या करेंगे जब 3D आता है तो हम फिर वेक्टर्स हम सेंटर से यानी ओरिजिन से इसको ज्वाइन करते हैं और आखिर में इधर एरो हेड लगा देते हैं बोला एक वेक्टर है और जो x से इसकी डायरेक्शन बन रही है एंगल बन रहा है वो अल्फा है y से जो बन रहा है वो और z पे इस लाइन से जो एंगल गिर रहा है वो क्या है ठीक है ये z एक्सिस से जो एंगल बन रहा है तो तीनों एक्सिस से जो एंगल बनेंगे वो अल्फा बीटा और गैमा लेकिन ये काम कब होगा ये काम तब होगा जब कोई पॉइंट ऐसा हो जो 3D हो 2D होगा तो फिर तो हमारे लिए कोई नई बात है नहीं कोई मसला ही नहीं ठीक है सिंगल यानी यूनी डायमेंशनल बाई डायमेंशनल हमें पता है ठीक है 2 डायमेंशनल 1D हमें पता है कि नाम क्या है सरफेस पे आता है वो भी पता चलता है 3D जब कोई पॉइंट 3D आया अब ये पॉइंट यहाँ पर आया यहाँ का मतलब यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा किससे और इसकी और ये कब आया जब इसका x कोऑर्डिनेट भी इसका y कोऑर्डिनेट भी और इसका मतलब क्या होगा अब पहले x एक्सिस पे मूव किए होंगे x फिर y कोऑर्डिनेट y पे आगे गए होंगे इसको मैं यूं बना देता हूं ये उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के सामने और सामने यानी x कोऑर्डिनेट आगे गए इस तरफ x पे गए फिर y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पहुंचे ठीक है यहाँ पे पहुंचे और फिर यहाँ से अब आपके लिए ये जमीन पर बना है पहले आप इतना y पे आगे गए फिर इतना फिर यहाँ पे पहुंचे तो अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेंगे अब जाहिर है कि मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता ये जमीन इस तरह से मैं इसको दिखा नहीं सकता तो यहाँ से ऊपर जाना शुरू करूंगा तो ये बिल्कुल इसके लेवल पर होगा जैसे ये इसके लेवल पर है ठीक है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता इसको तो मैं इसको यूं शो करूंगा कि फिर आप यहाँ से यूं गए इस तरह से इस पॉइंट पर पहुंचे z हालांकि यहाँ पर है लेकिन अगर मैं यहाँ पे z पे पहुंचता हूँ तो जाहिर है ये मैं इस तरह शो नहीं कर सकता नीचे की तरफ शो हो रहा है तो आप z पर पहुंचे और इसका z कोऑर्डिनेट z आया और ये पॉइंट क्या बन गया x y और z जहां पर मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर ड्रॉप करके भी बताया था इसका y कोऑर्डिनेट कितना आपने देखा है लाइन मैंने कैसे बनाई है x के पैरेलल समझ आई बात x के पैरेलल क्या करूं मैं नहीं शो कर सकता और कोई तरीका है ठीक है समझ आई आपको ये बात और इसको सबसे अच्छा विजुलाइज करने के लिए एग्जांपल है जो मैंने कैमरे वाला दिया ठीक है सबसे अच्छा कि पहले आप आगे गए फिर आप राइट पे गए फिर आप वहीं से ऊपर जाना शुरू ठीक है और आपको पॉइंट मिल गया फिर आपने सेंटर से इस पॉइंट को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया तो आप समझे बिल्कुल वैसे ठीक है यानी ये जो है आपका z सपोज करो अच्छा ये पॉइंट आया जो भी पॉइंट आप इसको जो भी कह लें आप इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर से और क्योंकि वेक्टर है तो एरो हेड जैसे एरो हेड स्केलर वेक्टर का फर्क तो सबको पता है जो मैग्नीट्यूड से पूरी तरह स्पेसिफाई हो जाए स्केलर जहाँ डायरेक्शन की भी जरूरत हो और मैग्नीट्यूड तो खैर वही वेक्टर है ना क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड को और एंगल की बात करनी चाहिए और वो एंगल क्या होगा x से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा अल्फा y के साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी बीटा और z के साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी गैमा अल्फा बीटा और गैमा ठीक है तो ये इसके एंगल्स होते हैं ये सारी बात अच्छा अब यहाँ पे जो x y z आपके पास आ रहा है यानी कि कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मैं पहले जरा इसकी बात करूँगा आपको याद है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना तो अब अगर मैं उसी डिस्टेंस फार्मूला को 3D पढ़ूँ तो वो क्या बनेगा डिस्टेंस फार्मूला 3 डायमेंशनल जी बताएंगे आप लोग मुझे क्या बनेगा d इज इक्वल टू बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम x2 माइनस
x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब z कोऑर्डिनेट भी है, जवाब दो मुझे फिर, बस बस बस। इसी तरह जी रेशो थ्योरम, यानी वही पॉइंट ऑफ डिवीजन m1 स्क्वायर 2 में डिवाइड करता था, तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के अब तीन कोऑर्डिनेट्स आएंगे x y और z। तो x कोऑर्डिनेट बनेगा m1 x2 प्लस m2 अपॉन जी आगे बोले m1 y2 प्लस m2 अपॉन और m1 प्लस m2 अपॉन सही मिड पॉइंट। जो चीजें चाहते हैं उसको जानते हैं आप अच्छे से, उसको लिखना तो अच्छा है। मिड पॉइंट जल्दी से बताओ, x y z जनाब x1 प्लस x2 x3 नहीं है, ये दो पॉइंट्स तो दो ही हैं, कोऑर्डिनेट्स तीन हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 और बोलेंगे z1 प्लस z2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला भी रेशो थ्योरम से एक तरह पता तो ये तीनों 3D में आपको पता चलता है, ठीक है जी। और बस आज इसको यही रखते हैं, ये जो एंगल्स वाली बात है ये बाद में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, या इसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इवन ये जो अल्फा बीटा गैमा ये भी आपसे बात बताएंगे, ताकि बस सिर्फ इतना रहे कि एक्सिस एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो ये हो गया, इसी पिक्चर में शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह, और मज़ीद बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो ज़्यादा तो कोई काम है नहीं है सच, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में पहले मैं कराऊंगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और फिर ग्रुप्स कराएंगे चैप्टर 5 और फिर चैप्टर 7। ये चार चैप्टर्स पहले इसलिए क्योंकि ये पढ़े नहीं होते आप लोग, या सही से पूरे नहीं पढ़े, फिर उसके बाद वो चैप्टर्स जो हमें सही से पढ़े होते हैं, जो हमें आते हैं, जो हम खुद भी कवर कर सकते हैं, बहुत हद तक हमें काम आता है। अगर उसमें सवाल पूछे जाता है यहाँ पे जाहिर पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उनको आखिर में ये लगता है इसलिए उनमें कोई खास मसला नहीं है। जो मसाइल वाले या जो हमारे लिए ज़्यादातर ऐसे चैप्टर हैं जो हम पूरी तरह नहीं जानते हैं, वो पहले पढ़ेंगे। सर जो 580 क्लासेस वो भी इसमें शामिल रहेंगी? नहीं, वो अलग होंगी जो हो रही थी। अब कल के लिए अनाउंस है कुछ